हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने जैव अणु बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया। कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों ने मोनोसेक्राइड, एपीमर, एनोमर, अपचाई तथा अनअपचाई शर्करा तथा ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन किया। अब हम आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जैसे नेक्स्ट है ओलिगोसेक्राइड, वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से मोनोसेक्राइड की 2 से 10 तक इकाइयां प्राप्त होती हैं, उन्हें ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। अब अगर यह इकाइयां 2 हुई जल अपघटन के पश्चात तो उसे अपन बोलेंगे डाइसेक्राइड। अगर 3 इकाइयां प्राप्त होती हैं तो ट्राइसेक्राइड। अगर 4 इकाइयां प्राप्त होती हैं तो टेट्रासेक्राइड। मतलब डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड आदि कौन सा सेक्राइड होगा या जल अपघटन पर प्राप्त होने वाले मोनोसेक्राइड की संख्या पर निर्भर करता है। और इनमें से जो डाइसेक्राइड होता है बेटा वो सबसे प्रमुख है। तो अगर हम डाइसेक्राइड की बात करते हैं तो ये डाइसेक्राइड के 2 एग्जांपल आपके सामने हैं, माल्टोज एंड सुक्रोज। डाइसेक्राइड का जल अपघटन हुआ, मोनोसेक्राइड की इकाई प्राप्त हुई, वो समान भी हो सकती है, वो भिन्न भी हो सकती है। ऐसा डाइसेक्राइड जिसके जल अपघटन के पश्चात समान मोनोसेक्राइड की इकाइयां प्राप्त होती हैं, उसका एग्जांपल आपके सामने क्या लिखा है, माल्टोज, जिससे देखिए ग्लूकोज और ग्लूकोज समान इकाइयां प्राप्त हो रही हैं। और ऐसा डाइसेक्राइड जिसके जल अपघटन के पश्चात भिन्न इकाइयां प्राप्त होती हैं मोनोसेक्राइड की, उसका एग्जांपल है सुक्रोज, जिससे आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड की इकाइयां प्राप्त होती हैं। अब हम बात करते हैं डाइसेक्राइड में सुक्रोज की। सुक्रोज यह स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है जो चक्रीय अवस्था में बना है, आपने इसको पढ़ा भी है। यह अल्फा डी ग्लूकोज है और यह क्या है बेटा, बीटा डी फ्रक्टोज है। अल्फा कैसे पहचाना, यह क्या है, एनोमरिक कार्बन। कैसे पता चला, 2 ऑक्सीजन से अटैच्ड है तो उस पर जो OH होगा उसे क्या बोलेंगे, एनोमरिक हाइड्रोक्सिल समूह। और 6 नंबर का CH2OH कैसा है, ट्रांस है, विपक्ष है, तो यह क्या हो गया, अल्फा। इस स्ट्रक्चर को देखो, जैसे मैंने स्ट्रक्चर आपको बोला, आपने कहा सर पहले तो जो आपने बीटा डी फ्रक्टोज की संरचना बनाई थी वह इस तरह से दिखाई नहीं देती थी, वह कुछ इस तरीके से दिखाई देती थी। तो बेटा जो ये संरचना आपके सामने है और ये संरचना आपके सामने है, दोनों समान हैं। दोनों समान कैसे हैं, आइए हम इसकी चर्चा आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ध्यान से देखना बेटा, यह जो है एक फ्यूरिनोज वलय है। कैसे पता चला, 1 2 3 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन नजर आ रहा है। यह संरचना आप देखें इस मॉडल में, यहां पे आपको जो ब्लैक बॉल नजर आ रही है यह कार्बन को रिप्रेजेंट करती है और रेड बॉल जो है वह इस वलय में ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करती है। यानी यह भी क्या है, फ्यूरिनोज वलय को आपको दिखा रही है। अब हमने क्या किया, ध्यान से देखिए बेटा, इस स्ट्रक्चर को आपके सामने ऐसे बनाया। ध्यान से देख लें, वापस से रिंग अब कैसी हो गई है, हॉरिजेंटल हो गई है। यह क्या है, रेड वाली बॉल, ध्यान से सुने क्या है, यह रिंग में ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए ये क्या है, OH है, ये CH2OH है, ये CH2OH है और ये हाइड्रोजन है। आप तो केवल कलर को देखिए, ये ग्रीन वाला है, ये येलो वाला है, ये येलो वाला है, ये व्हाइट वाला है। होने क्या वाला है, मैं इस वलय को 180 डिग्री से रोटेट करने वाला हूं। जैसे ही मैं इसको 180 डिग्री से रोटेट करूंगा, ध्यान से देखना, रोटेट करने के बाद भी ऑक्सीजन जो रेड वाला नजर आ रहा है वलय में, वो अपने ही स्थान पर है। पहले भी वो वहां यहीं पर था और अब भी वो यहीं पर है, लेकिन आपको अंतर कहां नजर आ रहा है, ध्यान से देखें। ये जो हरी वाली बॉल आपको नजर आ रही है, ये दूसरी तरफ जब जाएगी, अभी ये अप है, ऊपर की तरफ है, दूसरी तरफ ये डाउन, नीचे की तरफ हो जाएगा। ये जो सफेद वाली बॉल नजर आ रही है अभी कहां है, नीचे की तरफ है, लेकिन इधर आएगा तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। यानी ये दोनों कार्बन अपने पोजीशन को बदल लेंगे और जो ऊपर वाले ग्रुप हैं वो नीचे चले जाएंगे, जो नीचे वाले ग्रुप हैं वो ऊपर आ जाएंगे। ध्यान से देखना बेटा, मैंने इसको क्या किया, इस तरीके से रोटेट कर दिया 180 डिग्री पे। तो अभी ग्रीन वाला यहां ऊपर था, अब कहां आ गया, नीचे। यहां पे पहले व्हाइट वाला क्या था बेटा, नीचे, अब कहां आ गया, ऊपर। यानी क्या करना है, कार्बन की अपनी स्थितियों को बदल देना है, यानी जो उस पे नंबर है उनको बदल देना है और अप वाले ग्रुप को डाउन कर देना है, डाउन वाले ग्रुप को अप कर देना है। आइए देखते हैं इस मॉडल को इस पे रिप्रेजेंट करते हैं कि यह स्ट्रक्चर से कैसे मेल खाता है। अब ध्यान से देखें बेटा, इस स्ट्रक्चर में ध्यान से देखें, हमने क्या किया, 180 डिग्री का रोटेशन किया। जहां पे ऑक्सीजन था, ये रिंग वाला ऑक्सीजन तो अपने ही जगह पर है,
लेकिन क्या ये 5 नंबर और 2 नंबर आपस में बदल चुके हैं? यस, अब इधर 2 आ गया है और इधर 5 आ गया है। अब इस पर ग्रुप देखिए, 5 नंबर पे CH2H अप था, हाइड्रोजन डाउन था, तो अब 5 नंबर पे CH2OH क्या हो गया? डाउन हो गया, हाइड्रोजन अप हो गया। यहां पर देखिए 2 नंबर पर CH2H क्या है? डाउन है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है? अप है। तो यहां पे बेटा ध्यान से देखिए, CH2H क्या हो गया? अप हो गया, और हाइड्रोक्सिल क्या हो गया? डाउन हो गया। अब ध्यान से देखिए 3 और 4 नंबर को ध्यान से देखिए, 4 की जगह 3 और 3 की जगह 4 आ चुका है। यहां पे 3 हो गया और यहां पर क्या आ गया है? 4। अब ध्यान से देखें, यहां पर OH अप था, H डाउन था, 3 नंबर पे उल्टा हो गया, OH डाउन हो गया, H अप हो गया। 4 नंबर पे देखें, OH डाउन था, H ऊपर है, और यहां पे देखें बेटा OH अप है और H क्या है? डाउन है। यानी कुल मिलाकर आपको नजर आ रहा है कि ये नंबर एक दूसरे में क्या हो चुके हैं? बदल चुके हैं, और जो ग्रुप अप थे उनको डाउन कर दिया, जो डाउन था वो अप कर दिया। यानी यह संरचना और यह संरचना समान है। पहचानना आपको आ ही गया था बेटा, ये बीटा डी फ्रक्टोज कैसे, ये एनामेरिक हाइड्रोक्सिल समूह और 6 नंबर का CH2H सिस पोजीशन में है, समकक्ष में है। तो यहां पे भी तो देखो बेटा, ये एनामेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कैसे पता चला? ये एनामेरिक कार्बन पे है, कैसे पता चला? 2 ऑक्सीजन से अटैच्ड कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो ये एनामेरिक हाइड्रोक्सिल समूह हो गया, और 6 नंबर का CH2H दोनों ही क्या है? सिस है, समकक्ष है, तो ये भी क्या हो गया? बीटा डी फ्रक्टोज। ये मैंने क्यों समझाया? क्यों? क्योंकि NCERT में यही स्ट्रक्चर बना हुआ है, कल एग्जाम में आएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसीलिए तो मैंने अल्फा और बीटा को आपको सिस और ट्रांस से देखना दिखाया, ताकि आप कहीं से भी गलती ना कर सकें। अब ध्यान से देखिए बेटा, यह इसका एनामेरिक हाइड्रोक्सिल समूह, यह इसका एनामेरिक हाइड्रोक्सिल समूह, दोनों में संघनन अभिक्रिया होगी, और यहां से क्या होगा बेटा? जल का एक अणु निकल जाएगा, और उसके बाद एक ऑक्साइड बंध का, एक ऑक्साइड लिंकेज का फॉर्मेशन होगा इन दोनों के बीच में, जिसे अपन बोलते हैं ग्लाइकोसाइडी बंध या ग्लाइकोसाइडी लिंकेज। क्या होता है ग्लाइकोसाइडी लिंकेज? 2 मोनोसेक्राइड इकाइयां जल के एक अणु के निष्कासन के उपरांत बने ऑक्साइड बंध, जिसे नाम क्या दिया? ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। ये दोनों इकाई आपस में ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा जुड़ी हुई हैं। तो आप बताइए, ये जो ग्लाइकोसाइडी बंध बना है, जो सुक्रोज का फॉर्मेशन हुआ है, उसमें कौन कौन से कार्बन इन्वॉल्व हुए हैं? तो आप बोल सकते हो अल्फा डी ग्लूकोज का C1 और बीटा डी फ्रक्टोज का C2। यानी आप बोल सकते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज का C1 प्लस बीटा डी फ्रक्टोज का C2। ये बेटा नीट 2020 में क्वेश्चन आया है इस बार। अब आपको यह बताना है ये अपचाई शर्करा है कि अनअपचाई शर्करा है। वेरी गुड, आपको याद आ रहा होगा सर, वो तो बहुत ही आसान होता है। अगर एनामेरिक हाइड्रोक्सिल समूह हमको दिखाई दे जाए तो वो अपचाई होगा, और ना दिखाई दे तो वो अनअपचाई होगा। इन दोनों संरचनाओं को ध्यान से देखें, क्या एनामेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको दिखाई दे रहे थे? तो ये दोनों अपचाई थे, लेकिन इनके दोनों एनामेरिक हाइड्रोक्सिल समूह ग्लाइकोसाइडी बंध बनाने में खर्च हो गए। तो बेटा अब क्या इस स्ट्रक्चर में आपको एनामेरिक हाइड्रोक्सिल समूह दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। अपचाई की अनअपचाई? एकदम सही सोचा आपने, ये क्या हो गए? अनअपचाई शर्करा या नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो बेटा ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखना, एग्जाम में इस तरीके से आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ये NCERT में बना हुआ है। अब बात करते हैं अपवृत शर्करा या प्रतिपन्न शर्करा या इनवर्ट शुगर। सुक्रोज, सुक्रोज जो होता है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। क्यों? क्योंकि जो इसका विशिष्ट घूर्णन है वो +66.5 डिग्री होता है, जो कि दक्षिण ध्रुव घूर्णक होता है। प्लेन पोलराइज लाइट या समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज दाहिनी तरफ रोटेट करता है। जब इसका जल अपघटन किया जाता है तो यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। ग्लूकोज का जो विशिष्ट घूर्णन है बेटा वह +52.5 डिग्री है, और जो फ्रक्टोज का विशिष्ट घूर्णन है वो -92.4 डिग्री है। यानी ये क्या है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ये क्या है? लिबोरोटेटरी। लेकिन क्या लिबोरोटेटरी की जो वैल्यू आपको नजर आ रही है वो ज्यादा नजर आ रही है? तो जो ये जो मिश्रण मिलेगा उसका परिणामी जो होगा वो ये डिसाइड करेगा, और मिश्रण क्या हो जाएगा? लिबोरोटेटरी, दैट इज वाम ध्रुवण घूर्णक। यानी कि हमने सुक्रोज जब लिया तो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक था,
लेकिन जल अपघटन के पश्चात जो मिश्रण मिल रहा है वह लिबोरोटेटरी वाम ध्रुवण घूर्णक हो गया, यानी कि दक्षिण से वाम हुआ है जल अपघटन के पश्चात, यानी इसमें इन्वर्जन हुआ है, इसमें प्रतिलोमन हुआ है। इसीलिए सुक्रोज को हम अपवृत शर्करा, प्रतिपन्न शर्करा या इन्वर्ट शुगर कहते हैं। कहने का मतलब है कि जल अपघटन पर सुक्रोज के घूर्णन के चिन्ह में परिवर्तन दक्षिण से वाम में हो जाता है तथा उत्पाद को अपवृत शर्करा कहा जाता है। वो उपवाद को भी अपवृत शर्करा कह सकता है या वो सुक्रोज को भी अपवृत शर्करा कह सकता है। अब हम बात करते हैं माल्टोज की। या जो आपके सामने मोनोसेक्राइड की इकाइयां दिख रही हैं, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है। अब आप देख सकते हो ये और ये ट्रांस, ये और ये ट्रांस, तो क्या है? अल्फा है। अगर इसका C1 एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल समूह इसके C4 वाले हाइड्रोक्सिल समूह के साथ संघनन अभिक्रिया के द्वारा H2O को निकाल दे और यहां पर एक ऑक्साइड बंध का निर्माण कर दे, जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडी बंध, तो जो स्ट्रक्चर आपके सामने बनती है उसे बोलते हैं माल्टोज। आप देख सकते हो क्या इसका C1 इन्वॉल्व हुआ है, अल्फा डी ग्लूकोज का C1, और इसका C4 इन्वॉल्व हुआ है, अल्फा डी ग्लूकोज का C4, जो ग्लाइकोसाइडी बंध बना रहे हैं। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अब मेरा प्रश्न है, अपचाई की अनअपचाई? सही सोचा आपने, सर इसका तो एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल समूह ये है और इसका एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल समूह ये है, तो इसका तो खर्च हो गया किसमें? ग्लाइकोसाइडी बंध बनाने में। लेकिन क्या इसका एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल समूह भी आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, तो अपचाई की अनअपचाई? सही बोला आपने, क्या होगा वो? ये अपचाई शर्करा होंगे, क्योंकि इसमें आपको एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल समूह दिखाई दे रहा है माल्टोज के स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट है लैक्टोज। ये जो संरचना आपके सामने बनी है, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अच्छा, बीटा डी ग्लूकोज तो आप पहचान गए कैसे? एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल समूह और 6 नंबर का CH2S दोनों क्या है? सिस में है, तो बीटा है। और ग्लूकोज याद करिए, ग्लूकोज और गैलेक्टोज पढ़ा था हमने कि डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज कौन से एपीमर होते हैं? C4 एपीमर, यानी चौथे कार्बन पर जो OH का विन्यास होता है वो भिन्न होता है। तो ध्यान से देखें, 1 2 3 4, चौथे कार्बन पर H ऊपर है, OH नीचे है, कहीं पे बदलाव नहीं, केवल 4 नंबर पे बदलाव है। अब OH ऊपर है और H नीचे है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या है? एपीमर है, और ये बीटा डी गैलेक्टोज है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए बेटा, क्या आप मैनोज का स्ट्रक्चर सोच सकते हो? चक्रीय मैनोज, बीटा डी मैनोज? हाँ, सोच सकते हैं, क्योंकि वो C2 एपीमर होता है, और C2 होता है तो आपको इस पूरे संरचना में बीटा डी ग्लूकोज के केवल C2 पर क्या करना है? विन्यास को बदल देना है। यहां पर OH नीचे है, H ऊपर है, तो बीटा डी ग्लूकोज है 2 नंबर पे, आपको वहां 2 नंबर पे क्या कर देना है? OH को ऊपर कर देना है, H नीचे कर देना है, तो वो मैनोज बन जाएगा। इस तरह से आप डिफरेंट मोनोसेक्राइड के चक्रीय अवस्था को भी देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। खुद पर एक बार बनाकर देखिएगा। यहां पर क्या होता है बेटा? 1 नंबर जो है ये एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल समूह है यहां पे, क्योंकि ये एनोमेरिक कार्बन पर है जो 2 ऑक्सीजन से अटैच्ड है। बीटा वाला है क्योंकि ये एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल और 6 नंबर का दोनों ही क्या है बेटा? अप है, सिस है, इसलिए बीटा है। इसका 1 नंबर जो एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल समूह है, इसके 4 नंबर वाले हाइड्रोक्सिल समूह के साथ संघनन अभिक्रिया करके क्या करेगा? वाटर निकल जाएगा और एक ऑक्साइड बंध का निर्माण होगा और बन जाएगी लैक्टोज। आप देख लें बेटा, ये ऑक्साइड या ग्लाइकोसाइडी बंध है, किसके किसके मध्य बना है? C1 किसका? बीटा डी ग्लूकोज का, और C4 किसका? बीटा डी ग्लूकोज का। तो अपन बोल सकते हैं क्या? बीटा डी गैलेक्टोज का C1 प्लस बीटा डी ग्लूकोज का C4, यह लैक्टोज में ग्लाइकोसाइडी बंध बनाते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे गलती कराई जा सकती है। वो क्या करेगा? यहां ग्लूकोज लिख देगा, यहां गैलेक्टोज लिख देगा, तो याद रखना जो C1 होता है वो गैलेक्टोज का होता है और जो C4 होता है वह ग्लूकोज का होता है। हाँ, अपचाई की अनअपचाई। अच्छा, इसका ये क्या था? एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल समूह। ये क्या था? एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल समूह। क्या ये खर्च हो चुका है? हाँ। क्या ये अभी बचा हुआ है? हाँ। क्या आपको लैक्टोज में एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल समूह नजर आ रहा है? हाँ। अपचाई की अनअपचाई? सही सोचा आपने, क्या है? अपचाई या रिड्यूसिंग शुगर। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया है कि लैक्टोज में कितने हाइड्रोक्सिल समूह हैं। आइए जरा गिनिए इस पे, 1 2 3 4।
5, 6, 7, 8, यानी लैक्टोज में 8 हाइड्रोक्सिल समूह पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, बहुत आसान है। 5 इसमें थे, 5 इसमें थे, 2 खर्च हो गए ग्लाइकोसाइड बनाने में, टोटल कितने हो गए? 8 बचे। तो यह ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बीच का जो ग्लाइकोसाइड बंध के निर्माण के द्वारा बना हुआ डाइसैक्राइड है, उसे क्या बोलते हैं? लैक्टोज। बस याद रखना कि बीटा डी गैलेक्टोज का C1 और बीटा डी ग्लूकोज का C4। म्यूटा घूर्णन या परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन या म्यूटा रोटेशन क्या है? ये अल्फा तथा बीटा ग्लूकोज के भिन्न विशिष्ट घूर्णन स्पेसिफिक रोटेशन होते हैं, परंतु जब दोनों में से किसी एक को भी जल में घोला जाता है तो दोनों के विशिष्ट घूर्णन परिवर्तित होकर एक निश्चित नियत मान +52.5 डिग्री प्राप्त करता है। इस घटना को म्यूटा घूर्णन या परिवर्ती ध्रुव घूर्णन या म्यूटा रोटेशन कहते हैं। क्या है? आइए इसको समझते हैं। यह समझाने के लिए आपके सामने बनाया गया है। अब ध्यान से देखिए, प्योर अल्फा डी ग्लूकोज जिसका विशिष्ट घूर्णन होता है +112.2 डिग्री, प्योर बीटा डी ग्लूकोज का जो क्रिस्टल है उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन या विशिष्ट घूर्णन है वह +108.7 डिग्री। हमने क्या किया? एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें प्योर अल्फा डी ग्लूकोज को जल में घोल दिया। अच्छा, अल्फा और बीटा बोलने का मतलब चक्रीय अवस्था की बात हो रही है। हमने उसको जल में घोल दिया। जल में घोलने के बाद वह जो चक्रीय अल्फा डी ग्लूकोज है वह क्या होगा? ओपन हो जाएगा और अचक्रीय अवस्था में चला जाएगा। अचक्रीय अवस्था वापस चक्रीय अवस्था बनाएगी, और चक्रीय अवस्था जब बनाएगी तो दोनों चीज बना सकती है वापस से, वो अल्फा भी बना सकती है, वो बीटा भी बना सकती है। यानी हमने टेस्ट ट्यूब में लिया क्या? केवल प्योर अल्फा डी ग्लूकोज लिया। थोड़ी देर के बाद वह जो साम्यावस्था पे आपको अचक्रीय अवस्था भी नजर आएगी, अल्फा डी ग्लूकोज भी नजर आएगा, बीटा डी ग्लूकोज भी नजर आएगा। उसी तरीके से हमने क्या किया? प्योर बीटा डी ग्लूकोज का क्रिस्टल जल में घोला, वह बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर ओपन होगा, अचक्रीय अवस्था में जाएगा। अचक्रीय अवस्था वापस से जब चक्रीय में जाएगी तो अल्फा भी बना सकता है, बीटा भी बना सकता है। यानी साम्यावस्था पे आपको बीटा डी ग्लूकोज भी मिलेगा, अल्फा डी ग्लूकोज भी मिलेगा और अचक्रीय अवस्था भी मिलेगी। कहने का मतलब क्या है? इन दोनों में से किसी एक को भी अगर जल में घोलते हो तो साम्यावस्था पर आपको वहां पे अल्फा डी भी मिलेगा, बीटा डी ग्लूकोज भी मिलेगा और वहां पे अचक्रीय अवस्था भी मिलेगी, और उस पूरे मिश्रण का जो कुल परिणामी विशिष्ट घूर्णन आएगा वह +52.5 डिग्री आएगा। इसी को क्या बोलते हैं? म्यूटा घूर्णन बोलते हैं। यानी 112.2 डिग्री था अल्फा डी ग्लूकोज, जल में घोलने के बाद वो कहां पहुंच गया? +52.5 डिग्री। 18.7 डिग्री था क्या? बीटा डी ग्लूकोज, जो बढ़कर कहां पहुंच गया? 52.5 डिग्री, और साम्यावस्था पे आपको मिल रहा है +52.5 डिग्री। हम अगर आपसे पूछते हैं ग्लूकोज का विशेष घूर्णन तो आपको यही याद रखना है +52.5 डिग्री, क्योंकि आप कुछ भी लोगे मिलेगा तो बाद में यही। अचक्रीय अवस्था बनी है चक्रीय अवस्था से, कैसे बनी होगी? सर, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल समूह था, उसी से स्ट्रक्चर ओपन हुआ होगा। यानी अगर किसी भी शुगर में एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्वतंत्र है, नजर आ रहा है, तो वह चक्रीय अवस्था अचक्रीय में जाएगी और म्यूटा रोटेशन शो करेगा, क्योंकि वापस से वो चक्रीय बनाएगी। सर, आपने तो पहले भी बताया था कि अगर एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल समूह स्वतंत्र है तो वो अपचायी शर्करा होगी। हाँ, मैंने बोला था। तो आप ये कहना चाहते हो कि दुनिया के सारे अपचायी शर्करा म्यूटा घूर्णन प्रदर्शित करते हैं? सही सोचा आपने बेटा, सभी अपचायी शर्करा म्यूटा घूर्णन प्रदर्शित करते हैं। मतलब क्या है? अगर वो आपसे म्यूटा घूर्णन पूछे, वो आपसे अपचायी शर्करा पूछे, या आपसे टॉलरेंस के साथ वो टेस्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है ये पूछे, तो आपको केवल एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल समूह पर ही फोकस करना है। जैसे हमने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन एक परिवर्ती ध्रुव घूर्णन घटना नहीं प्रदर्शित करेगा? म्यूटा घूर्णन प्रदर्शित नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है? वह अपचायी होगा कि अनअपचायी होगा? वह अनअपचायी होगा। ये फ्रक्टोज जो है
मोनोसेक्राइड है और दुनिया के सारे मोनोसेक्राइड अपचाई होते हैं। लैक्टोज माल्टोज थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है, क्या होते हैं बेटा ये भी क्या है, अपचाई है। याद करने का तरीका, मा ला रिड्यूसिंग या अपचाई, मा का मतलब माल्टोज, ला का मतलब लैक्टोज, लेकिन सुक्रोज जो होता है वो अनअपचाई है, और अनअपचाई है तो ये म्यूटा घूर्णन या परिवर्ती ध्रुव घूर्णन प्रदर्शित नहीं करेगा। अगला है पॉलीसैकेराइड। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन पर अत्यधिक संख्या में मोनोसेक्राइड इकाइयां प्राप्त होती हैं पॉलीसेक्राइड कहलाते हैं। जो बहुत ज्यादा मोनोसेक्राइड इकाइयों से मिलकर बने होते हैं उन्हें पॉलीसेक्राइड कहलाते हैं, और जब पॉलीसेक्राइड का जल अपघटन करेंगे तो बहुत सारी मोनोसेक्राइड की इकाइयां प्राप्त होंगी। एग्जाम्पल स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन तथा गोंद आदि। पॉलीसेक्राइड जो होते हैं वो अनअपचाई होते हैं, ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, अतः इन्हें अशर्करा या नॉन शुगर भी कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जो आपके सामने एग्जाम्पल है स्टार्च, पहले लाइन से ही प्रश्न बनता है कि यह अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक है। स्टार्च जो होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, दो घटक होते हैं, एक को बोलते हैं एमिलोज और दूसरे को बोलते हैं एमिलोपेक्टिन। एमिलोज जो होता है वो जल में घुलनशील या विलीय होता है, और एमिलोपेक्टिन जो होता है वो जल में अविलीय होता है। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो बेटा एमिलोज स्टार्च का 15 से 20% पार्ट बनाता है, 15 से 20% भाग बनाता है स्टार्च का एमिलोज, और जो एमिलोपेक्टिन है वो स्टार्च का 80 to 85% भाग बनाता है, यानी यह ज्यादा होता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एमिलोज में यह लंबी अशाखित श्रृंखला जिसमें 200 से 1000 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज इकाई होती है जो C1C4 ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा जुड़ी होती है। यानी अल्फा डी ग्लूकोज, बेटा ध्यान से देखना, ये अल्फा डी ग्लूकोज की एक इकाई, ये दूसरी इकाई, ये तीसरी इकाई, ये चौथी इकाई एंड सो ऑन। इसका C1 इसका C4, इसका C1 इसका C4, यानी C1C4 C1C4 C1C4, इस तरीके से आपको ग्लाइकोसाइडी बंध नजर आएगा और एक रेखीय अशाखित श्रृंखला का निर्माण होगा। इसे क्या बोलते हैं हम, एमिलोज। लेकिन अगर एमिलोपेक्टिन की बात करें तो यह अल्फा डी ग्लूकोज की शाखित श्रृंखला बहुलक होती है, जिसमें श्रृंखला जो होती है वो C1C4 ग्लाइकोसिडिक बंध से बनी होती है। बेटा ध्यान देखिए, ये जो आपके सामने बना है अल्फा डी ग्लूकोज, इसमें C1C4 से यह आपको श्रृंखला का निर्माण नजर आ रहा है, लेकिन इसमें जो शाखा निकलती है वह C1C6 ग्लाइकोसाइडी बंध से होती है। ध्यान से देखना बेटा, मान लीजिए हमें क्या करना, C1C6 एक शाखा मिलेगी आपको, तो जो यहां से ये C1C6 या ये यहां से ये C1C6 से ब्रांच आपको नजर आएगी। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को आपस से देखते हैं तो ये जो आपके सामने बना है ये एमिलोज है। यहां देखो बेटा C1C4 C1C4, यह जो आपके सामने रेखीय अशाखित संरचना नजर आ रही है C1C4 ग्लाइकोसाइडी बंध की, वो किसकी है, एमिलोज, जिसमें कौन सा बंधन है, अल्फा बंधन है। कैसे पता चलेगा अल्फा बंधन है, बेटा ध्यान से देखना, ये CH2S6 नंबर का ऊपर की तरफ है, यहां पर एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल समूह था, वो नीचे था, ट्रांस था तो अल्फा था, और उस एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल समूह से बंधन बना हुआ है ट्रांस पोजीशन में, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, इसे अल्फा बंधन कहते हैं। CH2H ऊपर है और ये बंधन नीचे है, तो ये हो गया एमिलोज। अब अगर हम एमिलोपेक्टिन की बात करते हैं तो बेटा ध्यान से देखिए, C1C4 ग्लाइकोसाइडी बंध जो है, जो क्या है बेटा, अल्फा बंधन, ये भी क्या है, अल्फा बंधन से बना हुआ है। अल्फा क्यों बोला, CH2H अप है, और जो ग्लाइकोसाइडी बंध है वो नीचे की तरफ बना है क्योंकि ये ट्रांस वाले एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल समूह से बना हुआ है। लेकिन इसमें जो शाखा है बेटा ध्यान से देखिए, ये 6 नंबर से और 1 नंबर C1 और C6 शाखा का निर्माण कर रहे हैं। ये भी क्या होता है, ये भी बेटा अल्फा बंधन से बना होता है। कैसे पहचाना, CH2H अप है और जिसने ये ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाया है वो एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे था, दोनों ट्रांस में था। तो इस तरीके से आप एमिलोज और एमिलोपेक्टिन को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है एमिलोज एमिलोपेक्टिन में भिन्नता क्या है। तो पहले एक चीज आप याद रखें, हम अगर स्टार्च की बात करें,
हम अगर एमिलोज की बात करें, हम अगर एमिलोपेक्टिन की बात करें, तो हमेशा उसमें अल्फा बंधन होता है, वो अल्फा डी ग्लूकोज से बने होते हैं, उसमें बीटा बंधन नहीं होता, वो बीटा डी ग्लूकोज से नहीं बने होते हैं। तो प्रश्न क्या है, एमिलोपेक्टिन में 1,4 अल्फा बंधन एंड 1,6 अल्फा बंधन सही है। ये क्या बनाते थे, ये श्रृंखला का निर्माण करते थे 1,4 अल्फा बंधन, और ये क्या बनाते थे 1,6 अल्फा बंधन, शाखा का निर्माण करते थे। यह तो क्या है, स्टेटमेंट सही है। दूसरा पढ़ते हैं, एमिलोज में 1,4 अल्फा बंधन तथा अरे एमिलोज में तो केवल एक ही बंधन पाया जाता है, इसे बोलते हैं 1,4 अल्फा बंधन। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला है, एमिलोपेक्टिन में 1,4 अल्फा बंधन तथा 1,6 बीटा बंधन। मैंने कहा स्टार्च, एमिलोज और एमिलोपेक्टिन में केवल अल्फा है, बीटा के लिए कोई जगह नहीं है। और एमिलोज ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज से बनता है। अरे बेटा, चाहे एमिलोज हो, चाहे एमिलोपेक्टिन हो, चाहे स्टार्च हो, वो सारे के सारे अल्फा डी ग्लूकोज से बनते हैं। यानी इसमें स्टेटमेंट कौन सा सही हो जाएगा, पहला, कि एमिलोपेक्टिन में 1,4 अल्फा बंधन तथा 1,6 अल्फा बंधन है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉलीसेक्राइड सेलुलोज की। सेलुलोज यह बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक है, अंडरलाइन करें, बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक है, जिसमें C1C4 ग्लाइकोसाइड बंध पाया जाता है, और यह वनस्पति जगत में प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। ये हमने जो आपके सामने संरचना बनाई है, यह सेलुलोज को रिप्रेजेंट करती है। बेटा ध्यान से देखना, ये C1 है, ये C4 है, ये ग्लाइकोसाइड बंध है जिसमें बीटा बंधन है। बीटा बंधन कैसे पता चला, ये CH2H ऊपर की तरफ है और ये ग्लाइकोसाइड बंध भी ऊपर की तरफ है, यानी ऊपर की तरफ था एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल समूह जो सिस पोजीशन में था, यानी बीटा वाला था, जिसने यह लिंकेज बनाया है, यह बंधन बनाया है, इसलिए बीटा बंधन कहलाएगा। तो बस आपको याद क्या रखना है कि बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक है जिसमें C1C4 ग्लाइकोसाइड बंध होता है। अगला है ग्लाइकोजन, जिसे अपन बोलते हैं प्राणी स्टार्च या एनिमल स्टार्च। अंडरलाइन, यह भी क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक है। इसमें क्या होता है, एमिलोपेक्टिन के समान होता है, परंतु एमिलोपेक्टिन से अधिक शाखित होता है। एमिलोपेक्टिन कहां पढ़ा, स्टार्च में। अच्छा, स्टार्च में पढ़ा, तभी इसको स्टार्च कहते हैं। प्राणी स्टार्च क्यों कहते हैं, क्योंकि प्राणियों में जो भोजन संचय होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे प्राणी स्टार्च या एनिमल स्टार्च कहते हैं। बस अंतर क्या है कि इसमें एमिलोपेक्टिन में शाखन ज्यादा होती है, ज्यादा शाखित होती है, यानी कह सकते हैं इसमें भी 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 अल्फा लिंकेज है, जो अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक है। और बेटा, यह यकृत, मांसपेशियों, मस्तिष्क में तथा ईस्ट एवं कवक में भी पाया जाता है। तो अब आप नोट कर लें इस तरह से, स्टार्च अल्फा बंधन अल्फा डी ग्लूकोज, सेलुलोज बीटा बंधन बीटा डी ग्लूकोज, और ग्लाइकोजन अल्फा बंधन अल्फा डी ग्लूकोज। इस पर क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करते हैं अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन की। अमीनो अम्ल क्या है ये, अमीनो अम्ल में अमीनो जो कि क्षारीय समूह है तथा कार्बोक्सिलिक जो कि एक अम्लीय समूह है, क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होते हैं। देखें बेटा, ये अमीनो अम्ल की संरचना आपके सामने है। ये क्षारीय समूह NH2 है, ये अम्लीय समूह COOH है, और ये अमीनो अम्ल को दर्शा रहे हैं आपके समक्ष। जब हम प्रोटीन का जल अपघटन करते हैं तो 20 अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं, जिनका नेचर क्या होता है, अल्फा अमीनो अम्ल होते हैं। अल्फा अमीनो अम्ल क्यों बोला बेटा, ये क्रियात्मक समूह नजर आ रहा है, हाँ, इसका ये कार्बन क्या कहलाएगा, इसके बगल में क्रियात्मक समूह के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, उस पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, तो नाम क्या हो गया, अल्फा अमीनो ग्रुप। एक बात और आप ध्यान से सुनेंगे, ये जो अल्फा अमाइनो एसिड है, यहां पर अधिकांश में 1 डिग्री अमीनो समूह होते हैं। ये समूह जो है आपका 1 डिग्री अमीनो समूह है, लेकिन प्रोलीन एक ऐसा अमीनो एसिड होता है जिसमें 2 डिग्री अमीनो समूह होता है। बेटा ध्यान से देखना, यह जो आपको अमीनो समूह नजर आ रहा है यह 2 डिग्री का होता है, इसलिए प्रोलीन को हम अमीनो एसिड नहीं बोलते, प्रोलीन को हम बोलते हैं अल्फा इमीनो एसिड या अल्फा इमीनो अम्ल के नाम से जानते हैं। ये अल्फा कार्बन पर 2 डिग्री का अमीनो आपके सामने नजर आ रहा है। तो अधिकांश क्या है, सारे के सारे 1 डिग्री है, लेकिन याद रखिए प्रोलीन में जो अमीनो ग्रुप होता है वो कैसा होता है, 2 डिग्री होता है। अगर हम इनके भौतिक गुण की बात करते हैं तो अमीनो अम्ल सामान्यतः रंगहीन होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये जल में विलय तथा उच्च गलनांक वाले ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, तथा
जो सामान्य अमीनो तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों की भांति व्यवहार नहीं करते। ये साधारण अमीनो और साधारण कार्बोक्सिलिक समूह की तरह व्यवहार नहीं करते, अपितु उसकी जगह ये सॉल्ट की तरह अपने गुण को दर्शाते हैं, और जिस सॉल्ट को अपन बोलते हैं ज्विटर आयन या उभयाविष्ट आयन कहते हैं। कहने का मतलब है कि जो अमीनो एसिड होते हैं वह किस रूप में दिखते हैं, ज्विटर आयन के फॉर्म में या उभयाविष्ट के फॉर्म में दिखाई देंगे। वह सिंपल अमीनो और कार्बोक्सिलिक समूह की तरह व्यवहार नहीं करते। ध्यान से देखना बेटा, यह हमने आपके सामने अमीनो एसिड बनाया है, यह अल्फा अमीनो एसिड है क्योंकि अल्फा कार्बन पे आपको अमीनो ग्रुप नजर आ रहा है। यह अम्लीय समूह है, H+ दे देगा। यह क्षारीय समूह है NH2, H+ ले लेगा। ये H+ देता है, ये H+ लेता है, इसने H+ दिया तो यहां क्या हो गया COO-, इसने H+ ले लिया तो क्या बन गया NH3+। क्या ये आयन नजर आ रहा है? इसी को तो हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन या उभयाविष्ट आयन बोलते हैं। क्या ये उदासीन है? हाँ, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, बराबर बराबर है, तो उदासीन है और द्विध्रुवीय आयन का निर्माण करते हैं जो उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। उभयधर्मी क्यों बोला? क्योंकि ये अम्ल से भी अभिक्रिया करते हैं और ये क्षार से भी अभिक्रिया करते हैं। अब एक बात आती है जिसे अपन बोलते हैं समविभव बिंदु या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जिसे हम पीआई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है? ध्यान से सुनना। यह वह पीएच है जिस पर अमीनो अम्ल केवल द्विध्रुवीय आयन के रूप में अस्तित्व रखता है, यानी ऐसा पीएच जिस पर अमीनो एसिड ज्विटर आयन के रूप में मिले, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? पीआई या समविभव बिंदु या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, जिस पर कुल आवेश क्या होता है? शून्य होता है। प्लस और माइनस एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, शून्य हो जाएंगे। और जिस पर अमीनो एसिड किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं जाता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा? हम समविभव बिंदु बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं, अधिकांश प्राकृतिक अमीनो अम्लों का विन्यास जो होता है वो एल होता है, कैपिटल एल। याद आ गया? कैपिटल डी कैपिटल एल। उसी तरीके से यहां पे भी देखेंगे बेटा, हमने क्या किया, इस आर ग्रुप को CH3 से रिप्लेस कर दिया, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे एलेनिन बोलते हैं। और एलानिन को हमने जब फिशर प्रक्षेपण में आपके सामने बनाया तो COOH ऊपर, CH3 नीचे आया, और NH2 अगर दाहिनी तरफ है राइट हैंड साइड में तो कैपिटल डी बोलेंगे। वहां पे OH देखते थे कार्बोहाइड्रेट में, याद आ रहा है? अंतिम किरैल केंद्र पर। यहां पे NH2 दाहिनी तरफ है तो डी एलेनिन हो गया, तो एल एलेनिन। यस, अब आप सही सोचने लग गए। सर अब हमें उसी कंपाउंड का कैपिटल डी, उसी कंपाउंड का कैपिटल एल हमेशा क्या होते हैं? दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। तो जो संरचना बनेगी, देखिए बेटा, ये बाएं की तरफ आ गया, प्रतिबिंब रूप समावयी होंगे, या हम इसे क्या बोलेंगे? इनैंसियोमर्स बोलेंगे। बात आती है अमीनो अम्लों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो बेटा दो तरीके से हमने आपके सामने वर्गीकृत किया है। यहां पे पहला, आवश्यकता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। आवश्यकता के आधार पर इनको 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है आवश्यक अमीनो अम्ल या इसेंशियल अमीनो एसिड। तो बेटा ये अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते, मानव शरीर में नहीं बनते, अतः भोजन में ग्रहण करना इनको आवश्यक है, इसलिए इन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। दूसरा है अनावश्यक अमीनो अम्ल, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, मतलब इन अमीनो अम्ल को शरीर संश्लेषित कर सकता है, भोजन में लेने की जरूरत नहीं है। और तीसरा है जिसे बोलते हैं अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल या सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड, मतलब ये अमीनो अम्ल मानव शरीर में तो बनते हैं, संश्लेषित हो सकते हैं, लेकिन भोजन में ग्रहण करना तब आवश्यक होता है जब ग्रोइंग पीरियड हो, जब वृद्धि अवस्था होती है। अब अगर हम इनके एग्जाम्पल्स को देखें तो बेटा आवश्यक अमीनो अम्ल 10 प्रकार के हैं। थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, मिथाइयोनिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन एंड फेनिल एलानिन। इनको याद करने का तरीका क्या है? ध्यान से देखना बेटा, आप ऐसे इसको याद कर सकते हो, टीटी हाल में बीआईपी, टीटी हाल में बीआईपी। अब पहले लेटर को देखिए, टीटी मतलब थ्रियोनिन ट्रिप्टोफान,
HALL हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन एंड ल्यूसीन, हाल में मतलब मिथ्योनिन एंड VIP वेलिन, आइसोल्यूसिन एंड फिनाइल एलेनिन। तो ये याद करने का आपके सामने एक तरीका है। तो ये जो 10 इसेंशियल या आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, इनमें से 2 ऐसे भी अमीनो अम्ल हैं जिसे अपन हिस्टिडीन या आर्जिनिन होता है, जो कहलाते हैं अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल या सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। अब हम बात करते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो ये भी 10 हैं। कौन कौन से? एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पेराजिन, ग्लाइसिन, ग्लूटेमिक अम्ल, ग्लूटेमिक बोला है, ग्लूटेरिक नहीं बोला है, ये ध्यान से सुनना आप लोग। ग्लूटामिन, सिस्टीन, टायरोसिन, सेरीन एंड प्रोलिन। यानी ये कौन कौन से हो गए? ये हो गए A3G3CTSP। देख ले बेटा, A3G3 एंड CTSP। अरे आप तो केवल TT हाल में VIP याद रखो, बाकी जो बच जाते हैं वो अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं। अब एक बात और ध्यान से सुनना, अगर हम बात करते हैं मिथाइओनिन और सिस्टीन की, तो मिथाइओनिन और सिस्टीन सल्फर युक्त अमीनो अम्ल होते हैं। मिथाइओनिन में जो सल्फर होता है वह सल्फाइड बंध के रूप में पाया जाता है, लेकिन जो सिस्टीन होता है इसमें जो सल्फर होता है वह SH समूह के रूप में पाया जाता है। SH समूह मतलब जिसे अपन बोलते हैं थाइओल समूह या बोलते हैं थायो एल्कोहल समूह। जब यह सिस्टीन के 2 अणु आते हैं और डाइमर बनाते हैं, द्विलक का निर्माण करते हैं, तो जो उससे संरचना बनती है उसका नाम ध्यान से देखना बेटा, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसे बोलते हैं सिस्टीन और उसे अपन बोलते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, सिस्टीन। उसे अपन बोलते हैं सिस्टीन, या अगर स्पेलिंग देखें तो इसके स्पेलिंग ई जो बीच में नजर आ रहा है इसको हटा दें तो जो आपको नजर आएगा CYSTINE। बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। यह जो सिस्टीन है इसमें जो सल्फर होता है वह डाइसल्फाइड बंध के रूप में होता है। यानी ध्यान से रखना, अगर सिस्टीन है तो SH के रूप में है। याद करने का तरीका बस सोच लें कि अगर इसके बीच में जो E नजर आ रहा है अगर वो है तो उसमें थाइयोल ग्रुप है, और अगर नहीं है तो उसमें डाइसल्फाइड बंध है। अब अगर हम बात करते हैं अमीनो अम्लों का वर्गीकरण रासायनिक प्रकृति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, तो ये अल्फा अमाइनो एसिड आपके सामने बना है, ये अमाइनो ग्रुप है, ये COOH ग्रुप है। अब इसमें सबसे पहला आता है उदासीन अमीनो अम्ल यानी न्यूट्रल अमाइनो एसिड। अगर यह जो अमाइन ग्रुप है और COOH ग्रुप है ये दोनों बराबर हो जाएं तो उसे अपन क्या बोलते हैं? उदासीन अमीनो अम्ल। मतलब COOH समूह की संख्या बराबर हो NH2 समूह की संख्या से। इसके कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं, बेटा ध्यान से देखना। हमने क्या किया, इस R समूह को बदलते जाएंगे, इस R समूह को बदलते जाइए और डिफरेंट तरह के अमीनो एसिड आपके सामने दिखते जाएंगे। ध्यान से देखिए, अगर हमने R की जगह हाइड्रोजन बना दिया तो जो बनता है उसे अपन बोलते हैं ग्लाइसिन। अगर R की जगह हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो बनता है उससे एलानिन। अगर हमने यहां से CH3 में से H निकाल के पीएच लगा दिया साथ में, या R की जगह हमने CH2 पीएच लगा दिया तो उसे बोलते हैं फेनिल एलानिन। और अगर हमने इस R की जगह आइसोप्रोपाइल समूह लगा दिया तो उसे अपन बोलते हैं वेलिन। और वेलिन तो दिख भी रहा है, V बना रहा है, यानी आप देख भी सकते हो VALINE, नाम में खुद ही बता रहा है कि मैं ही वेलिन हूं। अब यह R समूह को आप बदलते जाइए। अब इस R समूह को बदलते गए तो और भी तरह के अमीनो एसिड बन सकते हैं। ध्यान से देखना बेटा, हमने क्या किया, अम्लीय अमीनो अम्ल की बात करते हैं, एसिडिक अमीनो अम्ल। अगर R समूह में एसिडिक ग्रुप भी नए बन सकते हैं, बेसिक ग्रुप भी नए बन सकते हैं। तो ध्यान से देखना बेटा, अगर CH समूहों की संख्या NH2 या क्षारीय समूहों की संख्या से ज्यादा हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? एसिडिक अमीनो अम्ल या अम्लीय अमीनो अम्ल। जैसे इसके 2 एग्जांपल आपके सामने हैं, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। अगर R में जो उसका समूह है अलग से साइड चेन के रूप में, अगर उसमें हमने CH2COOH लिख दिया
तो बनते हैं उसे एस्पार्टिक एसिड। क्या 2 COOH ग्रुप नजर आ रहे हैं? हाँ, जो कि बेसिक समूह से क्या है, ज्यादा है, तो ये एसिडिक हो गया। अगर हमने एक और CH2 बढ़ा दिया, CH2 का होल ट्वाइस COOH कर दिया, तो बनता है ग्लूटामिक एसिड। 2 एसिडिक ग्रुप है, एक बेसिक ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप ज्यादा है, तो ये भी क्या हो गया, अम्लीय अमीनो अम्ल। तो क्षारीय के बारे में सोचें, सही सोच रहे हैं आप। क्षारीय अमीनो अम्ल में कौन सा ज्यादा होगा, एसिडिक समूह ज्यादा होगा कि क्षारीय समूह ज्यादा होगा? क्षारीय समूह ज्यादा होगा। तो बेटा अगर COOH समूहों की संख्या कम हो NH2 और या क्षारीय समूहों की संख्या से, तो उसे क्या बोलते हैं हम, क्षारीय अमीनो अम्ल। इसके 3 बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके सामने है, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। ये तो NH2CH सभी में कॉमन है। हमने ये खाली ग्रुप को ध्यान से देखिए जो अलग से जुड़ रहे हैं। अगर हमने CH2 का होल 4 NH2 लगाया तो बोलते हैं लाइसिन। अगर यहां CH2 का होल थ्राइस किया और ये जो आपको समूह नजर आ रहा है इसे बोलते हैं ग्वानिडीन समूह, ग्वानिडीनो ग्रुप, तो उसे अपन बोलते हैं क्या, आर्जिनिन। और अगर CH2 के साथ यह जो है इमिडाजोल, इमिडाजोल रिंग बन जाए तो उसे अपन बोलते हैं क्या, हिस्टिडीन। अगर इस पे हम बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, निम्न में से सबसे क्षारीय अमीनो अम्ल कौन सा है? अभी तो हमने इनकी संरचना आपके सामने बनाई थी बेटा, ये इनकी सारी संरचनाएं आपके समक्ष हैं। अब अगर अमीनो अम्ल में देखें तो ये सभी में समान नजर आ रहे हैं। ये बेसिक स्केलेटन है जो कि अमीनो एसिड में पाया जाता है, यह सभी में क्या है, समान है। इससे जो ग्रुप बाहर निकले हैं उनमें देख लो क्षारीय सामर्थ्य, तो पता चल जाएगा सबसे क्षारीय कौन है। ध्यान से देखिए बेटा, ये बेसिक ग्रुप, ये बेसिक ग्रुप, 2 बेसिक ग्रुप, एक एसिडिक ग्रुप। यहां देखिए ये भी क्या, इमिडाजोल वाला जो रिंग होता है वलय, ये भी बेसिक है। और ये NH2 है, 2 बेसिक ग्रुप, एक एसिडिक ग्रुप। ये ग्वानिडीनो समूह है, ये भी बेसिक होता है, NH2 भी बेसिक है, 2 बेसिक ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप। ये तीनों जो है वो बेसिक अमीनो एसिड हो गए। लेकिन यहां पे देखो ये एसिडिक है, ये एसिडिक है और ये NH2 है, 2 एसिडिक हैं और एक बेसिक है, तो ये अम्लीय हो गया। यानी ये तीनों इससे ज्यादा क्षारीय होंगे। लेकिन वो तो पूछ रहा है सबसे ज्यादा क्षारीय कौन है, और आपने पढ़ा है कि जो ग्वानिडीन समूह होता है वह प्रबल क्षार होता है। ग्वानिडीन किसमें पाया जा रहा है, आर्जिनिन में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आर्जिनिन। लेकिन अगर मैं कहूं नहीं इनको ऑर्डर में अरेंज करिए, तो आपको क्या करना है, इनके क्षारीय सामर्थ्य की तुलना करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। ये तो ग्वानिडीन समूह है जो सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। अब इन दोनों में आप तुलना कर लीजिए। अच्छा बताइए, यह नाइट्रोजन का संकरण बता सकते हैं, ये क्या है, sp3 संकरित है, जिस पर आपको लोकलाइज्ड लोन पेयर नजर आ रहा है। यहां पर देखिए बेटा, ये sp2 संकरित है नाइट्रोजन, जिस पर आपको लोकलाइज्ड लोन पेयर नजर आ रहा है, एकाकी युग्म नजर आ रहा है। तो जरा बताइए ज्यादा क्षारीय कौन होता है, sp3 नाइट्रोजन पर जो एकाकी युग्म है या sp2 नाइट्रोजन पर जो एकाकी युग्म है जो लोकलाइज्ड है? सही सोचा, sp3 वाला ज्यादा क्षारीय होगा, किससे, sp2 वाले नाइट्रोजन से। तो बताओ ऑर्डर क्या बना लोगे बेटा, सबसे ज्यादा क्या होगा, आर्जिनिन, फिर क्या हो जाएगा बेटा, लाइसिन, फिर क्या हो जाएगा, हिस्टिडीन, और सबसे पीछे क्या हो गया, एस्पार्टिक अम्ल। बेटा ये तीनों तो आपको याद ही होने चाहिए, एग्जाम में आ चुका है और बार बार पूछा जा सकता है कि इन तीनों को याद करिए और ऑल हैप्पी हो जाइए। ऑल हैप्पी, ऑल हैप्पी का मतलब क्या बेटा, ऑल का मतलब आर्जिनिन, लाइसिन, और हैप्पी का मतलब क्या है, हिस्टिडीन। तो सबसे ज्यादा आर्जिनिन, फिर लाइसिन, फिर हिस्टिडीन, और सबसे पीछे क्या है, एस्पार्टिक अम्ल। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं जो आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसे एमाइड बंध भी कहते हैं। ये आपके सामने 2 अमाइनो एसिड हैं, ग्लाइसिन और एलानिन। थोड़ी देर पहले इसका हमने स्ट्रक्चर पढ़ा। अच्छा, ग्लाइसिन के नीचे हमने ग्लाई लिखा है, एलानिन के नीचे हमने एला लिखा है। जो अभी हमने आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल के एग्जाम्पल दिए थे, उसके आगे 3 लेटर सिंबल, 3 अक्षर का प्रतीक भी लिखा था, वो भी आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में उस फॉर्म में भी वो आपसे पूछ सकता है। तो बेटा ध्यान से देखना, अगर एक अमीनो अम्ल का COOH समूह दूसरे अमीनो अम्ल के NH2 समूह के साथ संघनन अभिक्रिया करके H2O को निकाल देता है, यानी यहां से OH और यहां से H2O निकल गया, तो जो बनता है वह एक एमाइड बंध का निर्माण करता है। क्या ये CONH एक एमाइड बंध है? हाँ। क्या ये अमाइनो एसिड से बना हुआ है? हाँ। तो इस जो अमाइनो एसिड से
एमाइड बंध बनते हैं संघनन अभिक्रिया के पश्चात, उसे हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बंध। यानी ये क्या है, CONH एक पेप्टाइड बंध है। किससे बने हैं, ग्लाइसिन और एलानिन से। तो इसका नाम हो जाता है बेटा ग्लाइसिल एलानिन, या ये 3 अक्षर का जो प्रतीक आपके सामने है ग्लाई अला के नाम से भी इसको जानते हैं। यह एक डाइपेप्टाइड का निर्माण करता है। डाइपेप्टाइड, जितने अमाइनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं उतने पेप्टाइड बोलते हैं। कितने अमाइनो एसिड, 2, तो बनेगा डाइपेप्टाइड। 3 अमाइनो एसिड होते तो बोलते हैं हम उसको ट्राइपेप्टाइड। 4 होते तो उन्हें हम बोलते हैं टेट्रापेप्टाइड। यानी जितने अमाइनो एसिड उतने पेप्टाइड, और पेप्टाइड बंध एक घटा देंगे तो 2 में से 1 कम हो जाएगा। पेप्टाइड बंध कितना नजर आ रहा है, 1। जैसे अगर हम आपके सामने एग्जांपल देते हैं, ट्राइपेप्टाइड में पेप्टाइड बंधों की संख्या होती है। आपको समझ में आ गया होगा, सर ट्राइपेप्टाइड मतलब 3 अमीनो अम्ल मिलकर बना रहे होंगे उस पेप्टाइड को। सही कहा आपने, ट्राइपेप्टाइड 3 अमीनो अम्ल रखता है जो 2 पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं। यानी अगर हम इसको जनरल रिप्रेजेंट करें आपके सामने, तो मान लीजिए अमीनो अम्ल की संख्या n है, तो उसे हम बोलते हैं n पेप्टाइड। उसे हम बोलेंगे n पेप्टाइड, और पेप्टाइड बंध की संख्या हो जाएगी n-1। जैसे ट्राइपेप्टाइड है तो अपन क्या बोलेंगे, 3 अमीनो अम्ल होंगे और पेप्टाइड बंधन हो जाएगा 3-1, दैट इज 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 2। एक हमने आपके सामने ट्राइपेप्टाइड बनाया है। अब उसको भी पढ़ना सीखें, कैसे उसको देखते हैं। ये ट्राइपेप्टाइड आपके सामने है। क्या आपको ये CO और NH नजर आ रहा है? हाँ। क्या ये एमाइड बंध है? हाँ। क्या यही पेप्टाइड बंध है? हाँ। यही तो पेप्टाइड बना है अमीनो एसिड से। तो अगर वापस से अमीनो एसिड को देखना है तो इस पेप्टाइड बंध को ब्रेक कर दीजिए। क्या ये भी CONH है? हाँ। इस पेप्टाइड बंध को भी तोड़ दीजिए। अब तोड़ने के बाद जिधर CO है उधर लिखिए OH, और जिधर NH है उधर लिखिए H। क्या आपको नजर आ रहा है NH2CH2COOH? ये ग्लाइसिन का निर्माण कर देता है, और ग्लाइसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, GLY। और यही ग्लाइसिन जो होता है वो प्रकाशिक अक्रिय होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें कोई किरेल केंद्र नहीं होता। दूसरा देखें बेटा ध्यान से, ये CONH को आपने तोड़ा, इधर आप OH सोचें, इधर आप H सोचें, COOH, ये क्या हो गया NH2। अब बेटा ध्यान देंगे ये CH3 है, एलानिन। एलानिन को 3 लेटर सिंबल से हमने क्या है वो लिखा था, एला, तो हो गया एला। अब ये है CH2PH समूह, और CH2PH समूह आता है उसे बोलते हैं फिनाइल एलानिन, जिसे अपन लिखते हैं किससे, PHE से। ये 3 अमीनो एसिड से बना हुआ पेप्टाइड है, ट्राइपेप्टाइड, और पेप्टाइड बंध कितने हैं इसमें, 2। इनको लिखें कैसे? जब आप इस पेप्टाइड चेन को देखते हैं तो आपको बाईं तरफ NH2 नजर आता है जिसे अपन बोलते हैं N सिरा, और दाहिनी तरफ आपको COOH नजर आता है जिसे अपन बोलते हैं C सिरा। और जब भी किसी पेप्टाइड चेन को लिखा जाता है तो N सिरे से C सिरे की तरफ, यानी N टर्मिनल से C टर्मिनल की तरफ लिखा जाता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ग्लाई, फिर अला, और फिर हो जाएगा PHE। तो इस तरह से आपके सामने क्या है बेटा, ये हमने पेप्टाइड चेन को पढ़ने का तरीका भी बता दिया। अब है प्रोटीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। एक बात आप ध्यान से सुनना, जो भी चीज अब हम डिस्कस कर रहे हैं यह सब बायो में आप डिटेल में पढ़ते हैं। हमने केवल एनसीईआरटी से कुछ पार्ट यहां पर लिया है जो हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। चूंकि आप बायो में इसको डिटेल में पढ़ते हैं तो आपका एक अच्छा यहां पर रिवीजन भी हो जाएगा। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, प्रोटीन में एक अथवा अनेक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित हो सकती हैं। पॉलीपेप्टाइड, थोड़ी देर पहले तो हमने पढ़ा डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड। अगर पेप्टाइड चेन बनाने में 10 से ज्यादा अमीनो एसिड प्रयोग में हो तो उसे अपन बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। और अगर पॉलीपेप्टाइड बनाने में 100 से ज्यादा अमीनो एसिड यूज हो तो उसे पे बोलते हैं क्या, प्रोटीन बोलने लग जाते हैं। तो बेटा ध्यान से सुनना, किसी प्रोटीन के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल एक विशिष्ट क्रम में जुड़े होते हैं। विशिष्ट क्रम थोड़ी देर पहले तो लिखा था ग्लाई अला PHE, और अमीनो अम्ल का यही विशिष्ट क्रम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाता है।
अगर उसके विशिष्ट क्रम में हम बदलाव लाते हैं तो प्रोटीन की संरचना भी बदल जाती है। अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की द्वितीयक संरचना की, तो ये दो भिन्न प्रकार की संरचनाओं में पाई जाती है। पहला है अल्फा हेलिक्स, दूसरा है बीटा प्लीटेड शीट संरचना। और ये दोनों ही संरचनाएं पेप्टाइड बंध के CO और NH समूह के बीच हाइड्रोजन बंधन के कारण होता है। हां, हाइड्रोजन बंधन का प्रकार अलग हो सकता है। एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, अगर हम अल्फा हेलिक्स की बात कर रहे हैं तो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में जो हाइड्रोजन बंध होता है जिसे बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग या अंतः आणविक H बॉन्डिंग। तो बेटा ध्यान से सुनेंगे आप, इसमें किस टाइप का बनता है? इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होता है जो अल्फा हेलिक्स का एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। अगर हम बात करते हैं बीटा प्लीटेड शीट संरचना की, तो बेटा ध्यान से देखिए, यहां पर क्या होता है, दो अलग अलग डिफरेंट तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन आते हैं, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकते हैं, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होता है। इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग का मतलब अंतर आणविक H बॉन्डिंग होता है, और उस तरह से यह आपका बीटा प्लीटेड शीट संरचना का निर्माण होता है। अगर हम बात करते हैं प्रोटीन को दो और पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक बोलते हैं रेशेदार प्रोटीन या फाइब्रस प्रोटीन, दूसरा है गोलिकाकार प्रोटीन या ग्लोबुलर प्रोटीन। जो आपके रेशेदार या फाइब्रस प्रोटीन होते हैं ये सामान्यतः जल में अविलीय होते हैं। कुछ सामान्य उदाहरण जो है आपके सामने वो मायोसिन जो मांसपेशियों में उपस्थित होते हैं, तथा केराटिन जो बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित होते हैं। अगर हम बात करते हैं गोलिकाकार प्रोटीन में, तो ये सामान्यतः जल में विलीय होते हैं। इनके एग्जाम्पल बेटा क्या है? इंसुलिन और एल्बुमिन। यानी कि मायोसिन एंड केराटिन ये कौन से प्रोटीन हो गए? ये आपके फाइब्रस प्रोटीन हो गए। IAG यानी I से इंसुलिन, A से आपके सामने हो गया एल्बुमिन, और G से क्या हो गया? यह आपके ग्लोबुलर प्रोटीन हो गए। अगर हम बात करते हैं इंसुलिन की, तो इंसुलिन प्रोटीन में 51 अमीनो अम्ल होते हैं, और प्रोटीन का विकृतीकरण या डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं तो उसमें बेटा द्वितीयक तथा तृतीयक संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं, परंतु प्राथमिक संरचना नष्ट नहीं होती है, बनी रहती है, क्योंकि द्वितीयक और तृतीयक संरचना को बनाने में जो दूसरे प्रकार के बंध होते हैं वह तो टूट जाते हैं, लेकिन प्राथमिक संरचना में जो पेप्टाइड बंध होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं, इसलिए प्राथमिक संरचना बनी रहती है। अब अगर हम बात करते हैं एंजाइम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, तो बेटा एंजाइम जिन्हें हम एक और नाम से जानते हैं जैव उत्प्रेरक, बायो कैटलिस्ट, इसका उपयोग जैव रासायनिक अभिक्रियाओं जैसे भोजन का पाचन हो गया, उपयुक्त अणुओं का अवशोषण हो गया तथा ऊर्जा के उत्पादन में होता है। एंजाइम इसमें हेल्प करते हैं। अगर बात करें तो लगभग सभी एंजाइम जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। अगर एंजाइम के नाम पे चर्चा करते हैं तो बेटा एंजाइम का नामकरण यौगिक अथवा यौगिकों के वर्ग पर आधारित होता है जिस पर यह कार्य करते हैं। एग्जाम्पल जैसे माल्टोज पर काम करने वाला माल्टेज, जो तोड़ देता है माल्टोज को दो अणुओं में, किसके? ग्लूकोज के। साथ में किस प्रकार की अभिक्रिया है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके आधार पर भी एंजाइम का नाम दिया जाता है। जैसे अगर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में है तो उसे पे बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज, और एंजाइम के जब हम नाम की एंडिंग करते हैं तो लास्ट में हम उसको एज से लिखते हैं। ये सब आप बायो में डिटेल में पढ़ते हो। बात करते हैं विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो बेटा विटामिन विशिष्ट जैविक क्रियाओं के संपन्न होने के लिए हमारे आहार में आवश्यक वे कार्बनिक पदार्थ हैं जो सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं, जिनमें जीव की इष्टतम वृद्धि एवं स्वास्थ्य का सामान्य रखरखाव होता है। यानी जीव की इष्टतम वृद्धि एवं स्वास्थ्य के सामान्य रखरखाव के लिए ये हमें भोजन में सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। अगर हम इनके प्रकार की बात करते हैं तो वसा में विलेय विटामिन यानी फैट सॉल्युबल विटामिन और जल में विलेय विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन का एग्जाम्पल आपके सामने है। विटामिन जो वसा तथा तेल में विलेय होते हैं परंतु
परंतु जल में अविलीय होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? वसा में विलीय विटामिन बोलते हैं। ये कौन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई तथा के। ये यकृत तथा एडिपोज, जो एडिपोज क्या है? वसा संग्रहित करने वाला ऊतक होता है, उसमें संग्रहित होते हैं। तो याद रखना है, आपको याद भी है कि वसा में विलीय विटामिन कौन है? ए, डी, ई तथा के। लेकिन अगर हम बात करते हैं जल में विलीय विटामिन, तो बेटा ध्यान से, विटामिन वी वर्ग के विटामिन तथा जो विटामिन सी होते हैं वह क्या होते हैं? जल में विलीय होते हैं। ये आसानी से मूत्र के साथ निकल जाते हैं, अतः इन्हें हमारे शरीर में संचित नहीं किया जा सकता, किसको छोड़कर? विटामिन B12 के अतिरिक्त। यानी अगर वो आपसे पूछता है कि विटामिन बी और विटामिन सी क्या है, तो क्या है? जल में विलीय विटामिन है, यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अब बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल का, न्यूक्लिक एसिड का। तो बेटा न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइडों की लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं, अतः इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, क्या है न्यूक्लियोटाइड? अभी चर्चा करेंगे। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर बहुलक बनाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और वो क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। कितने प्रकार के हैं आपके सामने? 2 प्रकार के हैं। ये 2 प्रकार के मुख्यतः हैं। कौन कौन से बेटा? एक डीएनए, जिसे क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। दूसरा क्या है? आरएनए, जिसे क्या बोलते हैं? राइबोज न्यूक्लिक एसिड या राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो 2 वर्ड आपके सामने आया, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड 3 घटकों से मिलकर बना होता है, जिसे बोलते हैं क्षारक, शर्करा और फास्फेट, यानी बेस, दूसरा है शुगर और तीसरा क्या है? फास्फेट। अगर इस बेस, शुगर, फास्फेट में फास्फेट को हटा दिया जाए तो जो बनता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। इसमें क्षारक और शर्करा होता है, यानी बेस प्लस शुगर से बना होता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से, दूसरा तीसरे से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ले लें, तो ये न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ले लें तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, जो किसका निर्माण करते हैं? न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्षारक की। अगर हम क्षारक की बात करते हैं तो इसमें नाइट्रोजनीय क्षारक, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन युक्त क्षार, आपको याद आ रहा होगा। ये सब आप बायो में बेटा डिटेल में पढ़ते हो, बहुत अच्छे से आपका यहां पर रिवीजन हो रहा है। तो इसमें सबसे पहला है प्यूरिन नाइट्रोजनीय क्षारक। प्यूरिन ये 2 रिंग का होता है, जो 2 प्रकार के हैं, एक एडेनिन है और दूसरा क्या है? ग्वानिन है। तो एडेनिन और ग्वानिन, इसे शॉर्ट फॉर्म में भी आपको पता होना चाहिए, क्या बनाते हैं? प्यूरिन नाइट्रोजनीय क्षारक बनाते हैं। और दूसरा है जिसे बोलते हैं पिरिमिडीन नाइट्रोजनिक क्षारक या पिरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस, जो पिरिमिडीन रिंग से बना होता है। ये कौन कौन से हैं? साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। यानी ये कौन कौन से हो गए? साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। यानी प्यूरिन कौन हो गए? एजी, और पिरिमिडीन कौन से हो गए? कट। याद करने का तरीका, एजी कट। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा क्षारक डीएनए में उपस्थित नहीं होता? डीएनए और आरएनए में फर्क क्या है? क्षारक के हिसाब से ध्यान से सुनना। डीएनए में एजीसीटी और आरएनए में भी एजीसीयू होता है, यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन डीएनए में भी पाया जाता है, आरएनए में भी पाया जाता है। फर्क कहां है? डीएनए में थायमीन पाया जाता है और आरएनए में थायमीन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। तो बताओ बेटा, निम्न में से कौन सा क्षारक डीएनए में नहीं होगा? एडेनिन, साइटोसिन और थायमीन, ये तो डीएनए में पाया जाता है, लेकिन यूरेसिल नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये पाया जाता है किसमें? आरएनए में पाया जाता है। और डीएनए में ये जो एडेनिन होता है बेटा, ध्यान सुनना, एडेनिन जो होता है वो थायमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है, और जो साइटोसिन होता है वह ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है। अब अगर हम बात करते हैं शर्करा की, शर्करा जहां बीटा डी राइबोज और बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज, दोनों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा। फर्क तो यहां पर है, बाकी सारी संरचना समान है। अगर बीटा डी राइबोज के दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन को हटा दो, हटाने को बोलते हैं डीऑक्सी, तो बन जाएगा बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज।
ये जो बीटा डी राइबोज है ये आरएनए में पाया जाता है, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज है ये डीएनए में पाया जाता है। यानी कि बेटा ये जो आरएनए का कंपोनेंट हो गया, ये डीएनए का कंपोनेंट हो गया। क्या ये प्रकाशी सक्रिय हैं? हाँ, ये किरैल हैं और प्रकाशी सक्रिय ऑप्टिकली एक्टिव होने के कारण ये डीएनए और आरएनए को भी क्या करते हैं? किरैल कर देते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आया है, आरएनए तथा डीएनए किरैल अणु हैं, उनकी किरैलता के कारण डी शर्करा घटक होती है। ये कैपिटल डी वाले आपके सामने शुगर बनाए हुए हैं। अब हार्मोन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले पेप्टाइड हार्मोन, एग्जाम्पल सब एनसीईआरटी से लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। पेप्टाइड हार्मोन के एग्जाम्पल हैं इंसुलिन, एंडोर्फिन एंड ग्लूकागॉन। स्टेरॉइड युक्त हार्मोन है, उसके एग्जाम्पल हैं एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन। हार्मोन जो अमीनो अम्ल के भी उत्पन्न होते हैं यानी अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, उसके एग्जाम्पल है एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन इत्यादि। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए और आपको ये याद हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन उपस्थित होता है? तो बेटा ये जो थायरक्सिन होता है यह आयोडीन युक्त हार्मोन होता है, क्योंकि थायराइड ग्रंथ में बनने वाली थायरोक्सिन, ये थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथ में बनती है जो अमीनो अम्ल टायरोसिन का आयोडीन युक्त व्युत्पन्न होती है। टायरोसिन, यह जो संरचना आपके सामने नजर आ रही है अपन बोलते हैं टायरोसिन। ये ज्यूटेरायन के फॉर्म में हमने बनाया है और यह साइड चेन आर को रिप्रेजेंट करता है अमाइनो अम्ल में। अगर यह साइड चेन नजर आ रहा है आपको तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? टायरोसिन बोलेंगे। और जो इससे टायरोसिन का व्युत्पन्न बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? थायरोक्सिन। कि आयोडीन 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 नजर आ रहा है यहां पे। और बेटा थायरोक्सिन एक एमीन हार्मोन भी होता है। एमीन हार्मोन किसे कहते हैं? जो अमीनो एसिड के व्युत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एमीन हार्मोन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसमें आपके सामने है मोलिस परीक्षण। क्या होता है? इस परीक्षण का उपयोग सभी कार्बोहाइड्रेटों के परीक्षण में किया जाता है। दुनिया के सारे कार्बोहाइड्रेट परीक्षण देते हैं, जैसे चाहे वो मोनोसैकेराइड हो, चाहे वो डाइसैकेराइड हो, चाहे वो पॉलीगोसैकेराइड हो, सभी इस परीक्षण को देते हैं। क्या होता है इस मोलिस परीक्षण में? मोलिस अभिकर्मक। क्या है मोलिस अभिकर्मक? अल्फा नेफ्थॉल का 1% एल्कोहलिक विलयन। क्या है? अल्फा नेफ्थॉल। नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर आपको याद है? सही बात है। नेफ्थलीन की संरचना में बेटा ध्यान से सुनना, मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। अगर इसके इस पोजीशन, इसे बोलते हैं अल्फा पोजीशन, इसे बोलते हैं बीटा पोजीशन। पहले पोजीशन को अल्फा बोलते हैं, वहां पर OH लगा दिया तो उसे पर बोलते हैं अल्फा नेफ्थॉल। और अगर यहां पर लगा दिया, यहां पर नहीं लगाया तो उसे पर बोलते हैं बीटा नेफ्थॉल। हम यहां बात कर रहे हैं अल्फा नेफ्थॉल का 1% एल्कोहलिक विलयन ले लिया और उसको कार्बोहाइड्रेट के जलीय विलयन में मिला दिया। मान ले कार्बोहाइड्रेट का इसमें हमने जलीय विलयन मिला दिया, उसमें हमने मोलिस अभिकर्मक जो क्या है याद रखिए, अल्फा नेफ्थॉल का 1% एल्कोहलिक विलयन मिलाने के बाद को कार्बोहाइड्रेट जलीय विलयन में मिलाने के पश्चात सांद्र H2SO4 को परीक्षण नलिका टेस्ट ट्यूब में दीवार के सहारे डालने पर, दीवार के सहारे धीरे 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 जब आप डालेंगे तो दोनों सतहों के मध्य आपको एक बैगनी वलय प्राप्त होती है। और बैगनी वलय का बनना मतलब ये बता देता है, वायलेट रिंग का बनना ये बता देता है कि हमने कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया है। इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये नेगेटिव टेस्ट दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट है प्रोटीन का परीक्षण, जिसका एग्जाम्पल क्या है? बाईयूरेट परीक्षण। ध्यान से देखें क्या है ये? प्रोटीन के क्षारीय विलयन में जब कुछ बूंदे 1% कॉपर सल्फेट विलयन की मिलाते हैं तो बैगनी रंग प्राप्त होता है, वायलेट कलर मिलता है। यह क्यों बनता है? क्योंकि प्रोटीन में जो पेप्टाइड बंध होता है उसका Cu+2 के साथ एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स उप सह संयोजी संकुल का निर्माण हो जाता है। उस निर्माण संकुल के कारण ही यह बैगनी रंग प्राप्त होता है। और इससे यह भी कह सकते हैं, चूंकि पेप्टाइड बंध की बात हो रही है तो इसका उपयोग पेप्टाइड बंध की पहचान में किया जाता है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, ये बैगनी रंग मिल गया यानी पेप्टाइड बंध या प्रोटीन का टेस्ट देता है, और बैगनी रंग इसमें नहीं है यानी कि यह टेस्ट नहीं दे रहा है प्रोटीन का या पेप्टाइड बंध का। अगर हम
क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से प्रोटीन का परीक्षण है। अब तो आपको याद ही आ गया होगा, थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था। तो प्रोटीन का परीक्षण क्या होगा? मोलिस, सेलिवेनॉफ, वारफोर्ड या बायूरेट। आपने देखते टिक सर इसका तो आंसर बायूरेट होगा, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। तो इनको भी तो पढ़ा। मोलिस परीक्षण किसके लिए करते हैं? दुनिया के सारे कार्बोहाइड्रेट देते हैं। आइए इनको एक एक लाइन में रिवाइज कर लेते हैं। तो बेटा ध्यान से देखिए, मोलिस परीक्षण, यह परीक्षण सभी कार्बोहाइड्रेट देते हैं, चाहे मोनोसेक्राइड हो, चाहे ओलिगोसेक्राइड हो, चाहे वो पॉलीसेक्राइड हो। बायूरेट परीक्षण, यह परीक्षण प्रोटीन द्वारा दिया जाता है, थोड़ी देर पहले पढ़ा। इसका उपयोग पेप्टाइड बंध की पहचान में किया जाता है। सेलिवेनॉफ परीक्षण, सेलिवेनॉफ टेस्ट, यह कीटोहेक्सोज या जिसका एग्जाम्पल क्या है? फ्रक्टोज, यह उसका परीक्षण देता है। साथ में कौन दे रहा है? सुक्रोज। यानी सेलिवेनॉफ जो है वो कीटोहेक्सोज, फ्रक्टोज, और चूंकि सुक्रोज में भी कौन सा कंपोनेंट है? फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज और सुक्रोज दोनों सेलिवेनॉफ परीक्षण देते हैं। अगला है वारफोर्ड परीक्षण, यह केवल मोनोसेक्राइड परीक्षण देते हैं। तो अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दूं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को विभेदित करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो बताइए कौन सा परीक्षण करोगे? मोलिस करोगे कि सेलिवेनॉफ करोगे कि वारफोर्ड करोगे? तो जवाब क्या होना चाहिए? मोलिस परीक्षण तो सारे कार्बोहाइड्रेट देते हैं, ग्लूकोज भी देगा, फ्रक्टोज भी देगा। वारफोर्ड परीक्षण जो है वह मोनोसेक्राइड का है, ग्लूकोज भी मोनोसेक्राइड है, फ्रक्टोज भी मोनोसेक्राइड है। लेकिन सर सेलिवेनॉफ परीक्षण जो है वह केवल कीटोहेक्सोज, फ्रक्टोज देता है, ग्लूकोज नहीं देता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हम विभेदित कर सकते हैं। तो आंसर क्या चला जाएगा? सेलिवेनॉफ परीक्षण। तो बच्चों, जैव अणु में हमने डिफरेंट तरह के अणुओं को, मॉलिक्यूल्स को पढ़ा, आपने इसको अच्छे से रिवाइज भी करा। अब आप एनसीईआरटी से इसका एक बार बड़ी आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। और बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है।